ऐसा बिजनेस मॉडल जहां कस्टमर जितना आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा उतना ही आपको और नुकसान होता जाएगा, और कोई छोटा मोटा लॉस नहीं, 58,336 करोड़ का लॉस। क्यों? Because they love making gold bits and Spotify is on a mission to revolutionize the music industry. Recently, they faced huge criticism due to two big reasons. First, आप सिर्फ limited songs सुन सकते हो with only 6 skips in a day. And secondly, no repeat music and zero control over the music you hear. और वैसे तो ये एक टेरिबल मूव लगता है एंड जस्ट एन अटेम्प्ट टू गेट सम मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, पर सवाल ये आता है कि स्पॉटिफाई जैसा ग्लोबल ब्रांड इतने रिस्की डिसीजंस क्यों ही लेगा, एंड दे आर नॉट इवन केयरिंग अबाउट देयर कस्टमर फीडबैक्स, और क्यों इस वजह से उनको 20% वर्कफोर्स को ले ऑफ करना पड़ा। व्हाट इज स्पॉटिफाईज लॉन्ग टर्म प्लान, और क्या सच में हमारे गाने सुनने से उनको इतना नुकसान होता है? इफ यू आर फ्रॉम दैट एरा तो आपको पता होगा सिंगर या आर्टिस्ट होना पहले बहुत प्रॉफिटेबल होता था। आपके गाने सुनने के लिए कस्टमर के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, एंड दैट इज टू बाय योर ओरिजिनल सीडीज। लेकिन फिर कुछ पायरेटेड म्यूजिक वेबसाइट्स आई जैसे पागल वर्ल्ड, डीजे पंजाब, songs.pk, लेकिन ये सब बहुत बाद में आई थी फ्रेंड्स। इस कंसेप्ट को पहले लाया था नैपस्टर सन 2000 में, जिससे आप इलीगली फ्री में सॉन्ग डाउनलोड कर सकते थे। अब आर्टिस्ट को इससे बहुत लॉस हो रहा था, क्योंकि अब कोई स्टोर से सीडीज क्यों ले, वो ऑनलाइन जाके नैपस्टर से फ्री में वो सॉन्ग डाउनलोड कर सकता है। सो दीज आर्टिस्ट फाइल्ड अ केस अगेंस्ट नैपस्टर, और कोर्ट ने नैपस्टर के ऊपर $26 मिलियन का फाइन लगा दिया, और ये वेबसाइट हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अब कस्टमर का बिहेवियर हमेशा के लिए चेंज हो चुका था, क्योंकि अब वही सेम सीडी स्टोर में उनको बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी, और सॉन्ग्स का पे करना उन्हें एक इम्पल्स परचेज लग रहा था। तो अब जरूरत थी एक नई गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी की, जिसको समझा और क्रैक किया डैनियल और उनके को फाउंडर ने स्पॉटिफाई बना के सन 2006 में। अब इनका आइडिया ये था कि कस्टमर्स पहले की तरह सॉन्ग सुन सकते हैं ऑनलाइन, बट फर्क ये है कि अब वो लीगली सुन पाएंगे। और लीगली क्यों? क्योंकि स्पॉटिफाई इन सिंगर्स को हर बार सॉन्ग प्ले होने पे एक सर्टेन अमाउंट पे करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर कस्टमर स्पॉटिफाई को पेमेंट नहीं करेगा और स्पॉटिफाई हर बार सॉन्ग प्ले होने पे सिंगर्स को पेमेंट करेगा, तो इसमें स्पॉटिफाई कमाएगा कैसे, एंड हाउ कैन दिस इवन बी अ बिजनेस मॉडल? तो यहीं पे आता है इनका बहुत ही इंटेलिजेंटली बनाया हुआ प्रीमियम मॉडल, जिसमें इनका कंसेप्ट था जो कि आज बहुत कॉमन हो चुका है कि हर बार सॉन्ग प्ले होने पे सॉन्ग के स्टार्ट होने से पहले और सॉन्ग के खत्म होने के बाद आपको एक ऐड दिखाया जाएगा या ऐड सुनाया जाएगा, जिससे स्पॉटिफाई पैसे कमाएगा। अब ये स्ट्रैटेजी साउंड तो परफेक्ट कर रही है, बट व्हाई इज दैट? कि इनकी कॉम्पिटिटर्स जैसे यूट्यूब, एप्पल और अमेजॉन तो सब प्रॉफिट में है, लेकिन इन्होंने 2006 से एक बार भी प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया। देयर मस्ट बी समथिंग जो ये छुपा रहे हैं। और स्पॉटिफाई के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ये सॉन्ग्स बनते कैसे हैं और ये आर्टिस्ट ये सब अफोर्ड कैसे कर पा रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में म्यूजिक बनाने के लिए दो जाइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक होते हैं म्यूजिक लेबल और दूसरे होते हैं राइट होल्डर्स। पहले समझते हैं राइट होल्डर्स को, जिनके अंडर में आते हैं सॉन्ग राइटर, सिंगर और कंपोजर, बस। जिसमें सॉन्ग राइटर ऑफकोर्स सॉन्ग लिखता है, सिंगर गाना गाता है, और कंपोजर जो बैकग्राउंड म्यूजिक या बीट्स और ट्यून्स वगैरह देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिंगर ही सॉन्ग राइटर है, बट कोई भी केस हो, इनके लिरिक्स या इनके बीट्स या इनका कोई सॉन्ग इनके पूछे बिना या राइट होल्डर से परमिशन लेने के बिना कोई यूज नहीं कर सकता है। और फिर आते हैं म्यूजिक लेबल्स, जिनमें 3 कंपनीज की मोनोपोली है। नंबर 1 इज सोनी, सेकंड इज वार्नर एंड थर्ड इज यूनिवर्सल, जिसका रोल होता है इन सॉन्ग्स के प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को उठाना, म्यूजिक का रिप्रोडक्शन राइट्स लेना, और जितनी भी मार्केटिंग है उसके राइट्स भी इन्हीं के पास होते हैं। अब इन दोनों स्टेप्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं म्यूजिक लेबल्स, जो हाईएस्ट कमीशन लेते हैं। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बात से कि स्पॉटिफाई जैसा बड़ा ब्रांड इनको 75% ऑफ द रेवेन्यू देता है। प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, रेवेन्यू। और इसका मतलब ये है कि अगर स्पॉटिफाई 1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेगा तो 750 मिलियन तो सिर्फ म्यूजिक लेबल्स को जाएगा, और रिमेनिंग रेवेन्यू में स्पॉटिफाई अपने सारे ईयरली एक्सपेंसेस मैनेज करेगा, जिसमें एड्स, इनके इवेंट्स, मार्केटिंग, ऑन बोर्डिंग, आर्टिस्ट और एम्प्लॉयज की सैलरी जैसे पता नहीं कितने एक्सपेंसेस आते हैं। And of course, the money left is not enough to sustain for the whole year.
एंड ऑन टॉप ऑफ इट स्पॉटिफाई को हर बार इनका गाना स्ट्रीम करने पे जो राइट होल्डर्स होते हैं या फिर जो सिंगर्स हैं उनको पेमेंट भी करना पड़ता है, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? 2022 के फोर्थ क्वार्टर में स्पॉटिफाई ने 489 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स रिपोर्ट किए। मतलब हर महीने 489 मिलियन यूजर्स इनके प्लेटफॉर्म पे आते जाते हैं। दैट इज अ वेरी हेल्दी नंबर। अब उसमें से 295 मिलियन एड सपोर्टेड यूजर्स थे, या सिंपल टर्म्स में 60% से ज्यादा यूजर्स फ्री यूजर्स थे। अब मुझे पहले लगा कि ऑलमोस्ट 295 मिलियन फ्री यूजर्स को इतने सारे एड्स दिखा के तो स्पॉटिफाई प्रॉफिट कमा ही लेगा, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड कि ये 60% एड यूजर्स स्पॉटिफाई के रेवेन्यू का सिर्फ 13% है और रिमेनिंग 87% रेवेन्यू सिर्फ 40% प्रीमियम यूजर से आता है। एंड दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग नंबर टू एनीवन, एंड दिस इज द मेन रीजन why they are giving their best to make you pay for their subscription by doing all these things. And guys, अगर आप हमारे एंटरप्रेन्योरियल मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। बहुत सालों तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एवरीथिंग वाज मोनोटोनस, बट सडनली एक न्यूज आती है कि टॉप आर्टिस्ट टेलर स्विफ्ट ने अपनी एल्बम स्पॉटिफाई से वापस ले ली, और उसका रीजन क्या दिया? लो पेमेंट बाय दिस प्लेटफॉर्म, या फिर इन सिंपल टर्म्स राइट होल्डर्स को बहुत कम पेमेंट मिल रही थी और म्यूजिक लेबल्स को सबसे ज्यादा पेमेंट मिल रही है। अब इसका ब्रेकडाउन समझाने के लिए मैं कॉम्पिटिटर्स का डेटा दिखाता हूं, जहां पे एक राइट होल्डर्स को या सिंपली एक सिंगर को $1 कमाने के लिए Amazon म्यूजिक पे सिर्फ 249 स्ट्रीम्स चाहिए। वहीं एप्पल म्यूजिक पे A singer requires 125 streams to earn $1. Tidal Music पे 78 streams पे $1 अर्न करता है सिंगर। वहीं Spotify पे सबसे ज्यादा 314 streams पे आर्टिस्ट का एक सिंगल डॉलर अर्न कर पाता है। बट Spotify भी क्या करे, इनके लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई। अगर ये म्यूजिक लेबल्स को कम रेवेन्यू देंगे तो इनके पास राइट होल्डर्स नहीं आएंगे, और अगर राइट होल्डर्स को Spotify पर स्ट्रीम ज्यादा पे करने लगा तो इनको कस्टमर से हाई सब्सक्रिप्शन चार्ज करना पड़ेगा, और इससे इनके प्रीमियम कस्टमर्स का ड्रॉप ऑफ रेट या फिर चर्न रेट हाई हो जाएगा। एंड इफ यू रिकॉल, देयर प्रीमियम कस्टमर्स आर कंट्रीब्यूटिंग 87% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। नाउ मोस्ट ऑफ यू वुड बी लाइक, सो व्हाट अभिनव, ये सिचुएशन इनके कॉम्पिटिटर्स के पास भी तो है, लेकिन वो प्रॉफिट में है और Spotify प्रॉफिट में क्यों नहीं? तो इसका सिंपल आंसर है इन कंपनीज की बिजनेस स्ट्रैटेजी। जैसे इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल, यूजुअली इनके यूजर्स एप्पल वन का बंडल बाय करते हैं। दैट मीन्स सब्सक्राइबिंग फॉर iCloud, एप्पल टीवी, एप्पल आर्केड, एप्पल फिटनेस, एप्पल न्यूज एंड एप्पल म्यूजिक ऑल टुगेदर एट वन डिस्काउंटेड प्राइस। सिमिलरली Amazon की मेंबरशिप बाय करने पे आपको Amazon प्राइम पे मूवीज मिलती हैं, फ्री डिलीवरीज मिलती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री Amazon म्यूजिक मिलता है। एंड सेम डज फॉर YouTube, जिसमें YouTube प्रीमियम के साथ आपको YouTube म्यूजिक भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज इनका एक वर्टिकल है जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होता है, और इनके बाकी की प्राइमरी बिजनेसेस पे वो परचेज करके कहीं ना कहीं इनको प्रॉफिट में ले आता है। क्योंकि एप्पल, यूट्यूब या Amazon ये अपनी म्यूजिक स्ट्रीमिंग का इंडिविजुअली प्रॉफिट लॉस या रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं करता है, ये कलेक्टिवली अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें ये प्रॉफिटेबल होते हैं। मतलब एक जगह के लॉस की वजह से इनको बाकी की और चीजों से काफी बेनिफिट हो जाता है। Spotify क्योंकि एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी है तो इनके पास कुछ दूसरी सर्विसेज नहीं है अपसेल करने के लिए, तो इसका मतलब है कि इन्हें कोई नया वर्टिकल चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने एक नया मूव लिया जो था पॉडकास्ट इंडस्ट्री में किंग बनने का, और इसके लिए इन्होंने $500 मिलियन इन्वेस्ट किए और ऑनबोर्ड किया मिशेल ओबामा, कार्दाशियंस, DC कॉमिक्स और वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉडकास्टर जो रोगन। और इन पॉडकास्ट में आपको एड स्ट्रीम होंगे ही होंगे, डजंट मैटर अगर आप एक प्रीमियम कस्टमर है या नहीं। और क्योंकि पॉडकास्ट यूजुअली 1 आवर से प्लस टाइम के होते हैं तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज थी एंड एन एडिशनल रेवेन्यू। बट थिंग्स डिडंट गो एज प्लान्ड एंड दे आर स्टिल इन हेवी लॉसेस। अब ये है Spotify का करंट सिनेरियो।
लेकिन अगर Spotify को प्रॉफिटेबल आना है तो इनके पास क्या ऑप्शंस है? तो इस कंपनी की रिसर्च करते करते वी फाउंड आउट फ्यू सॉल्यूशंस जो हमें लगा इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे होंगे. सो नंबर 1 इज पार्टनरिंग विद द टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स जैसे जियो, वी या फिर एयरटेल. ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें बेस्ट सॉल्यूशन लगा, जिसमें जब हम बंडल्ड पैकेज लेते हैं तो उसी में Spotify भी एक बंडल्ड पैकेज के साथ इकट्ठे रिचार्ज में आ जाए, सो दैट कस्टमर Spotify का एक रेगुलर यूजर बन जाए और हो सकता है फ्यूचर में वो इंडिविजुअली फिर Spotify के प्लान्स लेने लगे. एंड द सेकंड वन इज इम्प्लीमेंटिंग लॉयल्टी प्रोग्राम टू रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर्स, जो काफी कंपनीज करती है एंड इट वर्क्स. द थर्ड विच आई पर्सनली थिंक इज कि इनको ट्रायल पीरियड देना चाहिए फ्री कस्टमर्स को, सो दैट ये प्रीमियम सर्विसेज के लिए एनकरेज हो और वो जल्दी से जल्दी उसे अपग्रेड करें. एंड द फोर्थ आइडिया इज allowing the users to purchase concert tickets or exclusive merchandise directly through Spotify. क्योंकि अब इंडिया में भी कॉन्सर्ट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है, बट देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेटफॉर्म जो एक्सक्लूसिवली इसके लिए जाना जाता हो. तो आप इनडायरेक्टली Spotify को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओगे जहाँ पे ये रेड बस या फिर बुक माई टिकट की तरह जाना जाएगा. अब हो सकता है Spotify के लिए इसमें से कुछ ना कुछ आइडिया तो जरूर काम आएगा, बट द प्रॉब्लम इज जब पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है तो इसमें बोर्ड के थ्रू डिसीजंस को पास करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट आई होप जल्दी ही Spotify एक बहुत ही अच्छा पिवट ले और कंपनी का पहला प्रॉफिट जल्दी रिपोर्ट करे. ये था Spotify. लेकिन रिसेंटली डीप फेक वीडियोस पूरे इंटरनेट में ट्रेंड हो रही है, जिसमें पहले तो एक्ट्रेसेस इनका टारगेट थी, लेकिन अब पॉलिटिशियंस, सीईओज और अब आपके और मेरे जैसे लोगों का भी डेटा यूज किया जा रहा है. यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड गेट योरसेल्फ अवेयर बाय क्लिकिंग हियर. थैंक यू.